स्वागत है सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्तावना के बारे में। हालांकि हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि उद्देश्य प्रस्तावना क्या था, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या चीजें और आई थी इसके अंतर्गत। तो हमने ऐसे कि बात कर ली थी कि भाई उद्देश्य प्रस्तावना जो लागू किया गया था या कह लो कि लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या किया गया था? एक प्रस्ताव पेश किया गया। और ये प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। इसके अंतर्गत बेसिकली रूपरेखा थी। किसकी रूपरेखा थी? ये एक रूपरेखा थी संविधान की कि हमारा संविधान कैसा बनाया जाना चाहिए, आने वाला संविधान क्या क्या होना चाहिए, उसमें हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन था। तो अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि भाई 13 दिसंबर 1946 को जो भी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, वो यहाँ पे पेश किया गया है। अब अप्रूव कौन करेगा? तो संविधान सभा करेगी। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। क्या गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को, कि हमारा आने वाला संविधान वही होगा जो रूपरेखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। संविधान सभा के सदस्य। ठीक है। देखो, संविधान सभा के सदस्य हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। यहां पे एक पॉइंट डालते हैं, अब लिखते हैं विभाजन से पहले। विभाजन से पहले इसको चाहे आप डाल दो आरंभिक दौर। क्या लिखोगे? आरंभिक दौर कह लो या आरंभिक काल कह लो। दूसरा आपका आएगा विभाजन के बाद। क्या आएगा? विभाजन के बाद। ठीक है। विभाजन के बाद कितनी सदस्य संख्या रही, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। बेटा देखो, ध्यान रखना, किसी प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव की दो प्रक्रिया होती है। क्या? चुनाव की दो प्रक्रिया होती है। अभी चुनाव की दो प्रक्रिया कौन कौन सी होती है बेटा? तो एक होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, चयन करने की विधियां हैं। दूसरा आपका होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। देखो, जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं तो इलेक्ट करने की दो प्रक्रिया होती हैं। एक आपका होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात समझ गया? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इसके अंतर्गत समानता यहां बोलोगे कि जिसके अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया में जनता की सीधे तौर पर भागीदारी। ठीक है। यानी जिस चुनाव प्रक्रिया में हम डायरेक्टली जाकर वोट कास्ट करते हैं, उस चुनाव प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एमएलए यानी कि विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, यानी आप लिख लो विधायक, एमएलए, क्योंकि इनको हम खुद जाके वोट करते हैं, पता है हमें। दूसरा हम बात कर लेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। ये हम बात कर लेंगे निगम पार्षद, ले लो निगम पार्षद को भी हम वोट कास्ट करते हैं। ठीक है। ये सारे एग्जांपल हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हैं। अब कहानी आती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जस्ट अबाउट जिसमें जनता की सीधे तौर पर भागीदारी नहीं होती। सीधे तौर पर भागीदारी नहीं होती, यानी हम डायरेक्टली जाकर वोट कास्ट नहीं करते। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर देखो राज्यसभा के सांसद या राज्यसभा के सदस्य जिनको हम वोट कास्ट नहीं करते। अगला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, इनको हम वोट कास्ट नहीं करते। उपराष्ट्रपति। तो कुछ ही पद हैं जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो कहानी क्या है, ध्यान रखना। यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि भाई संविधान सभा के सदस्य का चयन किस प्रकार किया गया था। ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पर किया गया था, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर किया गया था, जनता के तौर पर कोई भागीदारी नहीं थी। तो कैसे कैसे चुने गए थे, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं।
तो बेसिकली टोटल मेंबर अगर हम बात करें, हमें पता है कि टोटल मेंबर कितने थे 389। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन भी होगा और बुक में भी है कि 389 मेंबर थे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये 389 मेंबर कहाँ कहाँ चुने गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखना 292 मेंबर चुने गए थे इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल, यानी कि ब्रिटिश भारत से चयन किया गया। ठीक है, 93 जो सीटें ली गई थी वो रियासत से ली गई थी। अभी मैं समझाऊंगा सब की रियासत, ब्रिटिश भारत, ये सब चीजें क्या थी। ठीक है, रियासत से ली गई थी, यानी कि ये कह लो कि जहां रजवाड़ों का शासन, रजवाड़ों को सदस्यता दी गई थी। ठीक है, एक फैक्ट हो गया। 4 जो आप लिए गए थे वो प्रशासनिक क्षेत्र से लिए गए थे। प्रशासनिक क्षेत्र का मतलब होता है जहां से पूरे देश का चलाया जाता है, तो उस समय 4 प्रशासनिक क्षेत्र थे। तो अब बात समझते हैं कि क्या क्या क्षेत्र थे। तो ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत में आज के 3 देश शामिल हैं। आज के 3 देश कौन? तो पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। ब्रिटिश भारत में बेसिकली 3 देश आते हैं। तो 292 मेंबर का जो इलेक्शन था या जिनको इलेक्ट किया गया था वो पूरे ब्रिटिश भारत से किया गया, इसमें आज का पाकिस्तान भी शामिल है। इसलिए आप देखोगे जब विभाजन हुआ था तो ये मेंबरशिप कम हो गई थी। समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब इसको ऐड करो 389। ये क्या है? संविधान सभा के कुल सदस्य। क्या है? कुल सदस्य। बात समझ गए? क्वेश्चन आएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 389। कहां कहां चुने गए समझा दिया। अब बात आती है रियासत की। देखो रियासत क्या होता है बेटा, 1947 से पहले भारत के अंतर्गत रजवाड़े थे। रजवाड़े का मतलब जहां पर रजवाड़ों का शासी राजा को शासन हो, उसे रजवाड़े कहते हैं। तो उस समय अप्रोक्सीमेटली 565, लगभग 565, कितने 565 रियासतें थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, मतलब असेंबली बना रहे थे। और असेंबली क्यों बनाई गई थी? संविधान बनाने के लिए। तो हमने रजवाड़ों को भी जगह दी थी कि आपको भी संविधान सभा में आना है। तो इसमें से क्या किया गया था, 93 रजवाड़ों को शामिल किया गया था। लेकिन अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी है, अगर वैसे तो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि जब यहाँ पे अंग्रेज गए थे 1947 में, तो अंग्रेजों ने रजवाड़ों के सामने 3 ऑप्शन रखे थे। उन्होंने कहा था कि या तो आपको अपना देश बनाना हो, अगर आपको अपना देश बनाना है, आप आजाद हो। भारत के साथ साथ रजवाड़ों को आजादी का प्रस्ताव रखा गया था। उनके सामने ये रख दिया कि आप या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर अपना एक अलग देश बना लो। ये सब चीजें आप खुद कर सकते हो, स्वयं के निर्णय पे कर सकते हो। आप इसके लिए क्या हो, आजाद हो। पास में आ गया था। तो इसमें देखोगे जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई कि रजवाड़े अपने स्वतंत्रता खुद बना सकते हैं, या दोनों देशों से अलग रह सकते हैं, खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले रियासत थी त्रावणकोर। कौन सी थी? त्रावणकोर। त्रावणकोर त्रावणकोर की राजा ने अपने आप को सबसे पहले क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब इसी में एक रियासत और आती है भोपाल। हालांकि ये आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है, मैं समझा देता हूं ताकि समझ लो। एक आता है भोपाल। ये वो रियासत है जिसने संविधान सभा को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि भैया आपके संविधान सभा मानते ही नहीं है। तो कॉन्ट्रोवर्सी तो बहुत सारी रही है, कॉन्ट्रोवर्सी की बात ही अलग है ना। तो कॉन्ट्रोवर्सी की बात ही अलग है। बस आप इतना समझो कि टोटल मेंबर इतने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विभाजन के बाद की प्रक्रिया क्या थी। तो विभाजन के बाद जो मेंबर थे, ध्यान रखना 299 मेंबर रह चुके थे। इसके विभाजन के कितने मेंबर रह गए? कुल सदस्य। कुल सदस्य कितने रह गए? 299। पास में आगे बात, विभाजन के बाद ही प्रतिक्रिया हो गई। विभाजन कैसे हुआ था, विभाजन का आधार क्या था, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विभाजन का आधार। ठीक है, देखो ये बात तो किसी छुपी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। ये बात ध्यान रखना कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन का आधार क्या था? धर्म था। धर्म के आधार पर हुआ था। एक कुल में माना गया कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वह देश क्या कहलाएगा? पाकिस्तान कहलाएगा। और बाकी जो 25 जहां पर हिंदू सिखों की आजादी है, हिंदू तथा सिखों की आबादी है, सिखों की आबादी है, वह क्षेत्र भारत कहलाएगा। ये बात तो क्लियर है। लेकिन किस परियोजना के आधार पर इसका विभाजन किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना 3 जून 1947 को एक परियोजना लाई गई। उस परियोजना का नाम था माउंटबेटन परियोजना। क्या था? माउंटबेटन
परियोजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस परियोजना के आधार पर किया गया था, तो कौन सी परियोजना थी वो? माउंट बेटन परियोजना थी। बस में आगे बात, तो माउंट बेटन परियोजना के तहत ही, इसके तहत ही भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन तय किया गया। आगे बात, और इसी में निर्णय लिया गया था कि निर्णय क्या लिया गया था कि आने वाली 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा। विभाजन कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखना कि माउंट बेटन परियोजना कब आई थी, तो 3 जून 1947 को। माउंट बेटन कौन थे बेटा? उस समय वो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्हीं के नाम पर ब्रिटिश अधिकारी थे, और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार तय किया था कि विभाजन कब और कैसे करना है। इसलिए इस परियोजना को बोला गया था माउंट बेटन परियोजना। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यही गतिविधियां थी। इसी परियोजना के तहत आने वाली, यानी जो इसी परियोजना के तहत क्या देखा गया, आने वाली 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस परियोजना के आधार पर किया गया था, तो कौन सी परियोजना थी वो? माउंट बेटन परियोजना थी। और जैसे ही विभाजन हुआ वैसे ही संविधान सभा के सदस्य की संख्या भी घट गई। संविधान सभा के सदस्य की संख्या क्या हो गई? घट गई। जाहिर सी बात, जो पाकिस्तान से चुने गए थे वो तो पाकिस्तान चले जाएंगे अब, इसलिए मेंबरशिप कितनी रह गई थी? 299, जो पढ़ाकर लेकर आया हूं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का? आगे समझ में? चलिए, तो ये करना एक अलग फैक्ट था। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये फैक्ट हो गया, ये 2 फैक्ट थे। आगे हम चलते हैं, यहां पर संविधान बनाने का दायित्व। संविधान बनाने का दायित्व, संविधान बनाने का दायित्व किसका था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, यानी कह लो एक समिति थी। क्या थी? समिति थी। समिति को दिया गया, इस समिति का नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था? प्रारूप समिति। ठीक है, बहुत बारीकी से, बहुत डीपली जाकर, बहुत एक एक पॉइंट बारीकी से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, संविधान बनाने का दायित्व एक समिति को दिया गया था, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात में आगे बात, कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए कहा गया था कि संविधान बनाने के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। बात में आगे बात, कोई दिक्कत है? क्लियर? चलिए आगे। अब इस समिति का तो ये बात समझ में आ गई कि प्रारूप समिति को काम दिया गया था। तो संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो यहां पर ध्यान रखना कि संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था। कितना? 18 दिनों का समय लगा। बस में आपको कितने समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन को समय लगा किसको बनाने में? संविधान को बनाने में। बस में आगे बात, ध्यान रखना संविधान बनकर कब तैयार हुआ? ध्यान रखना कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हुआ। इसीलिए हर वर्ष कब? 26 नवंबर को ही हर वर्ष इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। इसी तरह एक चीज और मनाई जाती है, ध्यान रखना, इसी को हम राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कोई डाउट आनी चाहिए। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, जब संविधान हमारे इतना पहले बन चुका था। तो एक लाहौर का सीन था जब स्वराज की मांग की जा रही थी। तो ये सारी चीजें बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये करना फैक्ट था। अब आगे देखोगे कि संविधान को बनाने में कुल लगभग 165 बैठकें आयोजित की गई। कितनी? 165 बैठकें आयोजित की गई तथा 11 अधिवेशन बनाए गए, अधिवेशन आयोजित की गई। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, ये फैक्चुअल चीजें जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। इसलिए मैंने आपको नोट्स ना देने की बजाय मैंने आपको समझाया सारी चीजें। तो कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक फैक्चुअल चीज है जो आपको जाननी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखोगे हम बात करेंगे आगे कि यहाँ पर 3 जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। 25 25 26 और एक आपका 24 24 25 26, ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जनवरी में। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लागू करने की प्रक्रिया बात करेंगे। वहां पर 284 मेंबर रह चुके हैं जिन्होंने साइन किया और अच्छा से करके पारित कर दिया इसे। तो भी हम आगे बात करने वाले। फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।